अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर शुरू हो रहा है जो कि चैप्टर 10। इसके बाद वाला जो चैप्टर है ना उसकी वीडियो आपने हर हालत में देखनी है। अगर वो चैप्टर मिस कर लिया ना तो समझो आपका पेपर पास होने के लिए जो चांसेस है ना वो 50% हो गए, तो फेल भी कर सकते हो। इसके बाद वाला चैप्टर अगर ना पढ़ा, बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्रेडशीट। उसका मैंने बहुत बहुत डिटेल वीडियो बनानी है स्प्रेडशीट की, और सबसे ज़्यादा मेहनत भी उस वीडियो पे को बनाने में करनी है। अच्छा, आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं इट्स नेम इज़ परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हमें नाम से ही समझ पड़ी है, हमारी जो परफॉर्मेंस है, जो हमारी कारकर्दगी है, उसको इंडिकेट करता है, मतलब किस तरह जा रही है। मतलब हम इससे परफॉर्मेंस को अपनी मैयर करते हैं। देखो, एक ऑर्गेनाइजेशन का अल्टीमेट गोल क्या, हमारा प्रॉफिट हो। उस प्रॉफिट को के जो ऑब्जेक्टिव हो उसकी तरफ जाने के लिए जो हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट सेंटर है, जो हमने कॉस्ट सेंटर पढ़ा था, प्रॉफिट सेंटर पढ़ा था, इन्वेस्टमेंट सेंटर पढ़ा था, उसकी जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है ना वो सही तरीके से होनी चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आज हम शुरू करने वाले हैं परफॉर्मेंस मैयर। जो हमने कॉस्ट सेंटर पढ़ा था, प्रॉफिट सेंटर पढ़ा था और इन्वेस्टमेंट सेंटर पढ़ा था, उसके कुछ रेशियोज हैं, हम रेशियोज पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कॉस्ट सेंटर की परफॉर्मेंस किस तरह मैयर करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ना आपको मैं बताता हूँ कॉस्ट सेंटर के रेशियोज़ क्या क्या है, और इन रेशियोज़ के फार्मूलाज को आपको याद करना पड़ेगा। बहुत इजी है। कॉस्ट सेंटर के जो रेशियोज़ है ना हमारी चैप्टर कोर्स में, वो आता है, सबसे पहले आता है एफिशिएंसी का रेशो, यानी लेबर एफिशिएंसी। उसके बाद आता है हमारे पास कैपेसिटी का रेशो। उसके बाद आता है प्रोडक्ट वॉल्यूम का रेशो। आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हो, यहाँ पर लिखा स्टैंडर्ड आवर्स क्या होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रोडक्टिविटी रेशोस, प्रोडक्ट वॉल्यूम रेशो, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेशो एंड एफिशिएंसी रेशो। और रेशो का आपस में रिलेशनशिप क्या है वो मैं आप लोगों को समझा दूंगा अभी थोड़ी देर में। अच्छा, मैं कुछ और देख लूँ, कुछ और तो नहीं है इसमें। हाँ बस ठीक है। इन तीनों को मैं आपको अब समझाता हूँ कि क्या होता है। सबसे पहले आता है एफिशिएंसी, मतलब हमारा जो लेबर है, जो हमारा लेबर काम करे वो कितना एफिशिएंटली काम करे। हमने एक प्रोडक्टिविटी पढ़ा था ना चैप्टर नंबर लेबर कॉस्ट वाले चैप्टर में, तो उन्हीं चीज़ों को डिफाइन करने के लिए ये रेशोज है। एफिशिएंसी हमारा जो हमने कहा था कि कितनी देर में काम करेगा और कितनी देर में हुआ, कितना एफिशिएंटली काम कर रहा है। हमने देखो, आपको मैं थोड़ा सा इधर दिखाता भी हूँ, ठीक है। अच्छा, इन तीनों को एक्सप्लेन करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ इधर समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले हम कहते हैं, ये मैंने थोड़ा सा पहले वो किया हुआ था तो उसको छोड़ो, इग्नोर करो। बजटेड, हमने क्या सोचा था, हमने कहा था 1000 यूनिट बनेंगे और 100 लेबर और लगेंगे, यानी लेबर और कितने लगेंगे 100, और यूनिट्स कितने बनेंगे 1000। तो इसका मतलब है 0.1 लेबर और में 1 यूनिट बनता है। हमने ये कहा था। एक्चुअली में क्या हुआ 900 यूनिट बने हमारी फैक्ट्री में। ये वो हमने पढ़ा था ना, एक्चुअल बजटेड एंड फिक्स्ड ओवरहेड्स, उसी तरीके की चीज़ें, ठीक है। असल में हमने कहा, असल में क्या हुआ 900 यूनिट बने। कितने बने 900 यूनिट बने, और कितने लेबर और लगे 100 लेबर और लगे, ठीक है। कितने लग गए 100 लेबर और लग गए, और इधर कितना लग रहा है ये भी हम निकालते हैं। 0.11 लेबर और लगा पर यूनिट असल में। अब हमने इसका ना एफिशिएंसी और कैपेसिटी फाइंड करनी है कि हमने जो सोचा था और जो असल में हुआ उसका मतलब कितना एफिशिएंटली हुआ, हमारा जो कैपेसिटी है लेबर और कितना काम कर सकते हैं, और प्रोडक्ट वॉल्यूम रेशियो एफिशिएंसी और कैपेसिटी का कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वो आपको मैं बताता हूँ। एफिशिएंसी का क्या फार्मूला है, इसका एक नमोनिक है। एक नमोनिक मैं आपको बताता हूँ, ऐसा कैब या ईसा कैब। ई रिप्रेजेंट एफिशिएंसी, एस रिप्रेजेंट स्टैंडर्ड और फॉर एक्चुअल आउटपुट। अब ये स्टैंडर्ड ऑर्स क्या था, मैंने इधर उधर आपके बुक में, यहाँ पर बुक में आपने देखा भी था स्टैंडर्ड ऑर्स लिखा है। स्टैंडर्ड और ये होगा हमारे पास जो बजटेड हमने सोचा होगा ना पहले से कि पर यूनिट कितना लेबर और लगेगा, इट विल कॉल्ड एज अ स्टैंडर्ड। और क्या कहा जाएगा इसको, स्टैंडर्ड और पर यूनिट डिवाइडेड बाय, यहां पर एस बी चला गया, ए एक्चुअल ऑर्स वर्कड। क्या हो गया एक्चुअल ऑर्स वर्कड, ठीक है। अगर हम इस एग्जांपल को देखें तो 0.1 पर यूनिट लगना था,
और एक्चुअल आउटपुट के लिए स्टैंडर्ड आवर्स हैं, तो क्या नाम है, एक्चुअल आउटपुट कितना हमारे पास है 900 यूनिट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स कितने वर्क हुए 100। तो इससे क्या आ जाएगा हमारे पास 0.9 मतलब क्या होता है 90%। यहाँ पर हमेशा 100 मल्टीप्लाई होता है इनके फॉर्मूलों के साथ, ताकि हमारा जो आखिरी वैल्यू आए ना इट मस्ट बी इन परसेंटेज। तो इसका मतलब है हमने जो सोचा था ना, हमारे लेबर ने 90% एफिशिएंटली काम किए। इसका मतलब उन्होंने जितना हमने सोचा था उसके मुताबिक काम नहीं किया, 10% कम एफिशिएंटली काम किया। जो हमने सोचा था 0.1 पर लेबर आवर लगेगा पर यूनिट, लेकिन असल में लगा 0.11। इसका मतलब है 90% काम हो रहा है। जो हमने सोचा था, जो हमने कहा था हमारा लेबर 90% काम कर रहा है, जो 10% है वो ज़ाया हो रहा है। मतलब एक लेबर है ना, वो 10 घंटे काम कर सकता है, लेकिन वो सिर्फ 2 घंटे काम कर रहा है। या हम एक वर्कर लेबर को इसके एग्जांपल ये भी कह सकते हैं, एक लेबर को हम 10 घंटे की पे देते हैं लेकिन वो 9 घंटे काम कर रहा है। मतलब वो 90% काम कर रहा है, अपना जो 10% है वो ज़ाया कर रहा है, उस पर काम नहीं कर रहा। अब आपको इससे स्टैंडर्ड आवर्स का भी समझ आ गई होगी। स्टैंडर्ड आवर्स इसे कहते हैं जो बजटेड लेबर आवर पर यूनिट होता है, और एक्चुअल आवर्स वर्क ये होता है, बजटेड आवर्स वर्क ये होता है। अब ऐसा कब में चौथी चीज आती है सी, जिसे कहते हैं कैपेसिटी। उसके आगे आता है एक्चुअल आवर्स वर्कड डिवाइडेड बाय आखिरी है बजटेड बी, बजटेड आवर्स वर्कड। तो हमारे पास यहां पर एक्चुअल आवर्स कितने हैं 100, और बजटेड कितने हैं वो भी 100 है। इसका मतलब और मल्टीप्लाई बाय 100 परसेंटेज में लाने के लिए तो 100% आएगा। इसका मतलब है जो हमने सोचा था जितना लेबर हमारा काम करेगा उतना ही लेबर काम कर रहा है, लेकिन वो एफिशिएंटली 90% काम कर रहा है, 10% काम एफिशिएंटली काम कर रहा है। लेकिन जो उसकी कैपेसिटी है जितना वो काम कर सकते हैं वो 100 का 100% काम कर रहा है। मतलब एक लेबर है, उसकी ताकत इतनी है कि वो दिन में 10 यूनिट बना सकते हैं, तो वो 10 यूनिट ही बना रहे हैं। वो 9 यूनिट ही बना रहा है, वो 10 यूनिट ही बना रहा है। लेकिन वो जिस ताकत से बना रहे, जिस लगन से बना रहे, जिस मोटिवेशन से बना रहे, वो 90% है। ठीक है, ये अब आपको समझ पड़ गई होगी दोनों चीजों में फर्क। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, बजटेड आवर्स वर्क, एक्चुअल आवर्स वर्क, इन तीनों चीजों में डिफरेंस देख लो। ठीक है, ये समझ आ गई? नहीं समझ आई तो रिवाइंड करो वीडियो। अब प्रोडक्ट वॉल्यूम रेशियो का अपना भी फार्मूला है, लेकिन इसको किस तरह निकाला जाता है, एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय कैपेसिटी। तो हमारे पास प्रोडक्ट वॉल्यूम रेशियो का पीवी रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि एक लेबर अपनी जो ताकत है वो कितनी यूज कर रहा है और कितनी मोटिवेशन के साथ काम कर रहा है। मोटिवेशन आ जाती है एफिशिएंसी और ताकत आ जाती है कैपेसिटी। तो इन दोनों को मिला के हम कहें तो वो आता है प्रोडक्ट वॉल्यूम रेशियो। तो अगर हम एफिशिएंसी का क्या था हमारे पास, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय एक्चुअल आवर्स मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल आवर्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। ये एक्चुअल आपस में एक दूसरे को काटता है। स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, ये जो फार्मूला ये हमारा बनता है प्रोडक्ट वॉल्यूम रेशियो का। ये आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, अगर नहीं याद होता तो आप इन दोनों को याद कर लो। इस नमोनिक से ऐसा कब, देखो ये नमोनिक कोड है, ठीक है, जो मैंने नमोनिक कोड आपको समझाया भी था। अब ये नमोनिक, इस नमोनिक से ही दोनों याद करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आपके पास प्रोडक्ट वॉल्यूम रेशियो का फार्मूला आ जाएगा। अब इसको किस तरह निकालते हैं, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट 0.1 मल्टीप्लाई बाय 900 डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स, तो वो 100 है, तो ये बनता है 90 डिवाइडेड बाय 100। तो क्या आ जाएगा इसका भी आ जाएगा हमारे पास 90%। क्या आ जाएगा 90%। ठीक हो गया, आपको ये कॉस्ट सेंटर की प्रोडक्टिविटी रेशियोज आ गई होंगी। अब इसके बाद हम मूव करते हैं प्रॉफिट सेंटर की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन पिछले वाला जो टॉपिक मैंने आपको बताया उसमें क्वेश्चन इस तरह आ सकते हैं कि आपको एक्चुअल आउटपुट भी दिया हो, आपको स्टैंडर्ड और भी दिया हो, आपको कहेगा एफिशिएंसी रेशियो निकालो, ये निकालो, वो निकालो। ये किट में क्वेश्चन है, आप लोग जब किट करोगे तो आपको समझ पड़ेगी। अच्छा, प्रॉफिट सेंटर के रेशियोज की जो आते हैं ना, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ से पहले समझाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर एक लाइन लगाते हैं। हमें पता है जब सेल्स रेवेन्यू होता है, इससे हम जब कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करते हैं तो हमारे पास जो
वैल्यू आती है इसे हम कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। आपने MFA 1 में पढ़ा होगा। उससे जब हम अदर एक्सपेंसेस माइनस करते हैं, इससे जो वैल्यू आती है इसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, या इसे एक और बात नाम भी देते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट इन एंड टैक्स, PBIT, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ठीक है, इसमें से इंटरेस्ट माइनस टैक्स, इन दोनों वैल्यूज को माइनस करते हैं तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। क्या आ जाता है? नेट प्रॉफिट। ये अपने पास अपने रजिस्टर में नोट कर लो। अब रेशोज किस तरह आएंगे? एक होता है GP मार्जिन, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। इसको किस तरह निकालते हैं? हम लिखते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, ये वाली वैल्यू, यार ये पेन क्यों खराब हो जाता है मेरा बार बार, डिवाइडेड बाय हमारा सेल्स की जो वैल्यू आएगी, इससे हमारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगा। हमें पता चल जाएगा हम कितना ग्रॉस प्रॉफिट कर रहे हैं, कितनी परसेंटेज सेल्स का, मतलब देखो 100% सेल हो रही है तो उसका कितनी परसेंट हमारा प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास GP मार्जिन, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं कि हमारे पास परसेंटेज में आ जाए। तो हमारे पास GP मार्जिन का ये फार्मूला है। उसके बाद आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन या PBIT मार्जिन। इसका फार्मूला क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये वाला, डिवाइडेड बाय सेल्स, जो ये वाली वैल्यू है, मल्टीप्लाई बाय 100। इससे हमें पता चल जाता है जो सेल्स हो रही है उसका कितना परसेंटेज हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बच रहा है। इसके बाद आता है, यहां पर आप PBIT भी लिख सकते हो, और इसके बाद आता है नेट प्रॉफिट मार्जिन। उसमें हमने नेट प्रॉफिट लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय सेल्स। अब हमें पता चल रहा है कि सेल्स की कितना परसेंट हमारे पास नेट प्रॉफिट है, कितना हमारे पास पैसे बच रहे हैं परसेंटेज, जो कि हमारा फाइनल प्रॉफिट है। और ये तीनों फार्मूले हैं आपके प्रॉफिट सेंटर में। आपको पेपर में सवाल आ सकता है, वैल्यूज दी होंगी ग्रॉस प्रॉफिट की, सेल की, आपको कहते हैं GP मार्जिन बताओ। आपको GP मार्जिन की वैल्यू गिवन होगी, सेल्स की वैल्यू गिवन होगी, आपको कहेंगे ग्रॉस प्रॉफिट बताओ। इसीलिए आपको ये याद होना ज़रूरी है, ये याद होना ज़रूरी है। आपको कॉस्ट ऑफ सेल दिया होगा और आपको ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा, आपको कहेंगे सेल्स की वैल्यू बताओ, तो आप यहाँ से भी रिवर्स जा सकते हो। आपको सेल्स की वैल्यू गिवन होगी, COS की वैल्यू गिवन होगी, ग्रॉस प्रॉफिट की, आपको कहेंगे GP मार्जिन बताओ। तो सबसे पहले आपने सेल्स वैल्यू निकालनी है और फिर उसको डिवाइड करके आप आसानी से आप निकाल सकते हो अपने GP मार्जिन। इसलिए आपको ये फॉर्मेट समझ जाना चाहिए कि ये फॉर्मेट किस तरह होता है। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, जो मैंने अभी आपको बता भी दिया कि सेल से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस होती है तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है, एक्सपेंसेस माइनस होते हैं जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस आता है, सेल्स एक्सपेंस आता है, मार्केटिंग एक्सपेंस आता है, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट या प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है। उससे इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस होता है तो नेट प्रॉफिट आ जाता है। अगर हमें नेट प्रॉफिट गिवन और सेल्स की वैल्यू गिवन और कहे और इंटरेस्ट और टैक्स की भी वैल्यू गिवन और कहे ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालो, तो नेट प्रॉफिट को के अंदर हम प्लस कर देते हैं इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो हमारे पास प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आता है और हम फिर उससे आसानी से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकाल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है तीसरा कौन सा सेंटर होता है हमारे पास? इन्वेस्टमेंट सेंटर। उसकी रेशोज, सबसे पहले उसकी रेशियो आती है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। आपने FA 1 पढ़ा है तो आपको पता होगा कैपिटल को इन्वेस्टमेंट भी कहा जाता है। इसका फार्मूला क्या है? PBIT ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा इसका भी फार्मूला बताता हूँ, क्या पता खुला आ जाए। इसका मतलब खुला इट्स इन द सेंस के आपको डिफरेंट वैल्यूज गिवन और उससे आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, प्लस आपको इसके अंदर करना होता है, हम क्या कहते हैं, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट, और हमने यहाँ पर प्लस लगाया, यहाँ प्लस माइनस करंट लायबिलिटीज। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो करंट कैपिटल एम्प्लॉयड की आ जाएगी। इसको हम एक और काम भी कर सकते हैं, NCA पहले लिख दें और अगर प्लस CA माइनस CL लिखें तो इसको हम नेट एसेट भी कह सकते हैं।
लेकिन ये आप लोग अगर अभी ना भी कहो तो कोई मसला नहीं, आप लोग ये फार्मूला याद कर लो, आसान हो जाएगा। आप लोगों को मोस्टली पेपर में कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर पहले से गिवन होगी। अच्छा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है? इसमें ये कहता है कि हमने जो कैपिटल एम्प्लॉय किया, जो हमने इन्वेस्टमेंट किया, उसके ऊपर हमें कितना प्रॉफिट आ रहा है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, उस जो हमने इन्वेस्टमेंट किया उसकी कितनी परसेंटेज हमारे पास प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट आ रहा है। इसके बाद आता है हमारे पास एसेट टर्नओवर। मतलब मैं बताता हूं आपको, मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया है उसके कितने परसेंटेज हमारे पास सेल हो रही है। ये वही कैपिटल एम्प्लॉयड है, कितने परसेंटेज हमारे पास सेल हो रही है। मतलब हमने अगर 100 रुपए के एसेट हमने इन्वेस्ट किए तो उसकी कितनी परसेंटेज, उस 100 रुपए की कितनी परसेंटेज हमारे पास सेल्स हो रही है। तो हमारे पास इनको डिवाइड करने से और मल्टीप्लाई बाय 100 करने से एक परसेंटेज आ जाएगी, जिसे एसेट टर्न ओवर रेशो भी कहा जाता है। अच्छा, ROCE जो ये मैंने बताया, इसका एक और फार्मूला भी है। ROCE इज इक्वल टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मल्टीप्लाई बाय एसेट टर्न ओवर। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन क्या होता है? PBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स, यहाँ पर सेल्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये दोनों आपस में करते हैं तो PBIT या प्रॉफिट या ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड, वापस वही फार्मूला ऊपर वाला बन जाता है। ठीक है, तो ये इतना ईजी है। मतलब अगर आप 2 फार्मूले याद करो तो तीसरा फार्मूला क्या होता है, फार्मूला आपके पास खुद ब खुद बन जाता है। अब तीसरी चीज आती है हमारे पास रेजिडुअल इनकम। क्या आता है? रेजिडुअल इनकम। ये वो इनकम होती है जो हमारे पास सब कुछ काट कर, सब कुछ हटा कर, मतलब सारे इंटरेस्ट टैक्स सब कुछ देके हमारे पास जो बच जाती है, जो हम अपने जेब में डाल सकते हैं। ये क्या होता है? प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ये सिर्फ आप लोग फार्मूला समझ लो, ये आप लोग जाके स्किल लेवल में पढ़ोगे क्यों होता है। मल्टीप्लाई बाय इंटरेस्ट चार्ज। ये आपके पास अपने पेपर में आपके MCQs में पहले से ही दोनों चीज़ें गिवन होंगी। ठीक है, अगर कैपिटल एम्प्लॉयड ना गिवन हो तो यहाँ से निकाल लो। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ना गिवन हो तो ना हो तो आपके पास फिर ऑफकोर्स बाकी सारी वैल्यूज गिवन होंगी, तो आप लोग यहाँ से ये चीज़ें निकाल सकते हो। ये देख लो, यहाँ से ये सारी चीज़ें निकाल सकते हो। रिवर्स कैलकुलेशन इसे कहते हैं। तो आपके पास ये आ गया आपका रेजिडुअल इनकम। अच्छा, तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो अब अख्तमाम को पहुँचा है, मतलब ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया है। और अब इसके बाद हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह गया। मैं देखूँ कुछ चीज़ रह ना गई हो। सही, हाँ बस ख़त्म हो गया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि इन्वेस्टमेंट सेंटर में ये तीनों रेशियोज क्यों है। देखो, इन्वेस्टमेंट सेंटर वाले बंदे या जो मैनेजर होता है, हमने पढ़ा था उसकी चीज़ में क्या जिम्मेदारी होती है? कॉस्ट, प्रॉफिट एंड इन्वेस्टमेंट। तो उसको अपनी परफॉर्मेंस देखनी है कि हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें हमारे कितना रिटर्न आ रहा है। तो वो सारी फार्मूले यही बता रहे हैं कि आपकी प्रॉफिट कितना, मतलब आपको जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उस पर कितने परसेंट आपका प्रॉफिट का रिटर्न आ रहा है, जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है यानी जो आपकी इन्वेस्टमेंट है उस पर कितने परसेंट आपका सेल्स का रिटर्न आ रहा है, या जो आपका फाइनल जो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको सब उसके ऊपर जो इंटरेस्ट चार्ज आता है उसको माइनस करके क्या आपके पास फाइनल अमाउंट बच जाती है जो आप अपने साथ अपने घर ले जा सकते हो या अपनी जेब में डाल सकते हो। इसी तरह कॉस्ट सेंटर वाले का काम होता है जो कॉस्ट लग रही होती है ये सारी वही है प्रोडक्टिविटी मेजर। प्रॉफिट सेंटर वाले का काम होता है कॉस्ट एंड प्रॉफिट, तो ये सारे प्रॉफिट रेशोज हैं। इसी तरह इसीलिए ये रेशो इस तरह बने हुए हैं। ठीक है, अब आप लोगों को थोड़ा और भी समझ आ गई होगी कि रेशोज प्रॉफिट सेंटर के अंदर ये वाले रेशोज क्यों आते हैं, वो अगले वाले रेशोज क्यों नहीं आते। ठीक है, क्योंकि उसमें इन्वेस्टमेंट की बात होती है और इन्वेस्टमेंट की बात सिर्फ इन्वेस्टमेंट सेंटर में हो सकती है। तो होप्स हो कि आपको ये वाला चैप्टर भी समझ आ गया होगा, आखिरी चैप्टर। और वो आखिरी चैप्टर थोड़ा बड़ा होने वाला है, ये चैप्टर्स तो छोटे छोटे थे। लास्ट चैप्टर है हमारा फाइनल चैप्टर स्प्रेडशीट। ये देखो ज़रा स्प्रेडशीट में कितनी ज़्यादा चीज़ें, और ये पूरा चैप्टर इतना स्प्रेडशीट का चैप्टर है, ये यहाँ तक। तो ये देख सकते हो, ये हमने सारा करना है इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।